मोहम्मद हनीफ ने दिसंबर 2013 में कराची के इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की 20वीं तकसीम असनाद की तकरीब में सदारती खिताब दिया था। इस खुतबे में पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर के मुस्तकबिल के अलावा इंडस वैली स्कूल के होनहार तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल की भी बात हुई। लेकिन इसी खुतबा सदारत में कहीं से एक भैंस भी आ पटकी। अल्लामा इकबाल का भी जिक्र हुआ, जजा और सजा के मामलात पर भी रायजनी हुई और इस मुआशरे का मामला भी उठाया गया जिसमें इस नई पौध ने पलना है। इस दिलचस्प खुतबे का मतन बीबीसी के शुक्रिया के साथ नया दौर के सुनने वालों की नजर। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब की दावत देकर इज्जत बख्शी। ऐसी इज्जत मुझे एक दफा पहले भी बख्शी गई थी और इसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी। 30-35 साल कबल एक हाई स्कूल में मुझे तुलबा के नुमाइंदे के तौर पर खिताब करने के लिए मदऊ किया गया। मैंने खिताब में हेड मास्टर साहब की भैंस का जिक्र कर दिया और खिताब खत्म होते ही बल्कि कुछ असातिज़ा ने तो खिताब के दौरान ही मुझे डांटना शुरू कर दिया था। मैंने उस वक्त तक तकरीरें सिर्फ मौलवी हजरात की सुनी थी या मोहल्ले के सियासतदानों की। मौलवी हजरात की तकरीरों में मुसलमानों के शानदार माजी का तस्करा होता था, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने वगैरह, और सियासतदान जुल्म की दास्तानें सुनाते थे और गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो के नारे लगवाते थे। 13-14 साल की उम्र में मेरे माजी में कोई शानदार कारनामे नहीं थे। समंदर ही नहीं देखा था, इसमें घोड़ा कैसे दौड़ाते। स्कूल गांव में था और इसकी चार दीवारी थी नहीं, तो कुछ मुनासिब नहीं था कि मैं ना होने वाली दीवारों को गिराने के लिए नारे लगाऊं। इसलिए मैंने अपनी तकरीर में इस जुल्म का जिक्र किया जो हम पर रवा रखा जाता था। वो जुल्म ये था कि आधी छुट्टी के वक्त, जिसे उस वक्त तफरी भी कहते थे, हम तालिबे इल्मों की ये ड्यूटी थी कि हम हेड मास्टर साहब की भैंस को नहलाएं। ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं था। हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी गैर निसाबी सरगर्मी के नाम पर सिर्फ भैंस ही थी जो स्कूल के ग्राउंड में बंधी रहती थी। भैंस ने भी नहलाए जाने पर कोई एतराज नहीं किया। आप लोगों ने भैंस सिर्फ टेट्रा पैक के डब्बे में या निहारी की प्लेट में देखी होगी, तो मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि भैंस अपने जज्बात के इजहार पर यकीन नहीं रखती, बस बैठी जुगाली करती रहती है। तो एक तरीके से भैंस को नहलाने से हेडमास्टर साहब भी खुश, हम बच्चे भी खुश। और ये तो बहुत बाद में पता चला कि भैंस का अंग्रेजी नाम वाटर बफलो होता है। वो भली मानस आर्ट स्टूडेंट तो थी नहीं कि नहलाए जाने पर एतराज करती। लेकिन तकरीर बहरहाल हमने करनी थी, तो हमने भैंस का जिक्र दबे लफ्जों में किया और अपनी बात में वजन डालने के लिए अल्लामा इकबाल का वाहिद शेर जो पूरा याद था वो भी पढ़ दिया। हमारा अब ये भी ख्याल था कि अल्लामा इकबाल के शेर के बगैर कोई तकरीर हो ही नहीं सकती, तो आप भी सुनिए। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। चंद असातिज़ा ने कहा कि हमने अल्लामा इकबाल की बेइज्जती की है। हेडमास्टर साहब का ख्याल था कि हमने भैंस की बेइज्जती की है। हेडमास्टर साहब ने माइक हमारे हाथ से छीन कर कहा कि हमने तुझे बोलना सिखाया, तुम्हारे मुंह में जबान डाली और तू हमसे ही जबान दराजी करता है। इसके बाद उन्होंने भैंस के दर्जात बयान किए। हमने ये सबक पल्ले बांध लिया और इसके बाद कभी ना तकरीर की और ना ही भैंस को नहलाया। आजकल के हेडमास्टर बहुत सियाने हैं। हेडमास्टर ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 7 दिन पहले तकरीर लिखकर जमा करवाऊं, जो कि मैंने की, और इसके बाद ये सोचता रहा कि या अल्लाह कहीं फेल तो नहीं हो गया। मेरी उम्र में इंसान डांट सिर्फ बीवी से खा सकता है या अल्ताफ भाई से। आप आर्टिस्ट के बारे में ये तासुर है कि आप तखय्युल की दुनिया में रहते हैं, सोचते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं, अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हैं, जिम नहीं जाते, घर के काम में हाथ नहीं बटाते। आपसे ये उम्मीद है कि आप में से कुछ सादकैन बनेंगे, कुछ शाकिर अली, कोई आरिफ हसन बनकर हमें बताएगा कि ये शहर कैसे बनते हैं, कोई राशिद राना बनकर ये दिखाएगा कि शहर तबाह कैसे होते हैं। आप में से कोई एडवर्टाइजिंग में जाएगा और हमारी अपनी ज़मीन का पानी नेस्ले की बोतलों में भरकर हमें बेचेगा। कोई हमें दुनिया की सस्ती तरीन मोबाइल फ़ोन कॉल बेचेगा। कोई बहरिया टाउन को बेआबाद जजीरे आबाद करने के गुर सिखाएगा। शायद कोई इस मखमसे में पड़ जाए कि बुत तराशी हलाल है या हराम। शायद कोई ये भी पूछे कि शरीयत में कॉन्सेप्चुअल आर्ट की इजाज़त है या नहीं। कोई अपने हाथों से काम करेगा। किसी के फन पारे भट्टियों में, वर्कशॉपों में मजदूर और कारीगर बनाएंगे। इससे पहले कि आप न्यूयॉर्क और पेरिस की गैलरीज में अपनी नुमाइश के लिए तस्वीरें खिंचवाएं, इससे पहले कि आप गरीबों के लिए सस्ते घर बनाएं जो गर्मियों में सर्द रहें और सर्दियों में गर्म, इससे पहले कि आप एक शायराना नाम वाली कोई नई लॉन लॉन्च कर दें, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क को, इस मुआशरे पर एक नज़र डालें। इसके बारे में जो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, इसे समझें और अगर समझ में नहीं आता तो इस पर सवाल उठाएं। मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए एक 5 नुकाती एजेंडा तरतीब दिया है। 5 सवाल जिनका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद से इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। 5 सवाल ये हैं। नंबर 1, क्या हमारा मुल्क इस्लाम का किला है? नंबर 2, क्या हमारी कौम खुदा का तोहफा है? नंबर 3, हम क्यों कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं? नंबर 4, क्या सिगरेट नोशी वाकई मुज़र सेहत है? और नंबर 5, सबसे अहम सवाल, अगर आर्ट ग्रेजुएट का दिल आर्ट से भर जाए या अगर वो आर्ट बनाए और इसे बेच ना पाए तो खाए कहां से? आप में से कुछ ने शोबा तामीरात में तालीम हासिल की है। आप जानते हैं कि इमारतें और बस्तियां कैसे बनाई जाती हैं। ये भी जानते होंगे कि किला वहां बनाया जाता है जहां दुश्मनों की मुसलसल यलगार का खतरा हो।
اونچی فصیلوں اور بھاری دروازوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر شک ہوتا ہے کہ ہر اندر آنے والا دشمن ہے اور باہر جانے والا سازشی یا جاسوس۔ ہمارے ملک میں 2 قلعے بہت مشہور ہیں، ایک لاہور کا شاہی قلعہ اور دوسرا اٹک والا۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ان دونوں قلعوں کو ٹارچر سیل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ان کے قید خانوں میں عام طور پر سیاسی قیدیوں، مبینہ دہشت گردوں اور شاعروں کو رکھا جاتا تھا۔ اب شاعر اتنے ہو گئے ہیں کہ انہیں لوگ گھروں میں بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ اور یہ قلعہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی حفاظت کے لیے بنایا، یہاں بھی ہم وہی کرتے ہیں جو شاہی قلعے میں کرتے تھے۔ ہم نے اسلام کو بھی زیر زمین ٹارچر سیل میں بند کر رکھا ہے۔ اسے وقفے وقفے سے بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں، کبھی اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں، کبھی اسلام کا جسم جلتے سگریٹ سے داغا جاتا ہے۔ اسلام چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرے نام کا تو مطلب ہی سلامتی ہے، میرا تو پیغام ہی امن ہے، لیکن یہ تشدد جاری رہتا ہے اور اسلام اسی طرح کی باتیں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہندوستان سے رشتہ کیا، نفرت کا، انتقام کا، بجلی کا ایک اور جھٹکا اور اسلام چیخ اٹھتا ہے شاتم رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی سسکیاں اس تہخانے میں گونجتی رہتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے میرے ماننے والوں، اور کچھ نہیں تو ڈکشنری اٹھا کر میرے نام کا مطلب دیکھ لو۔ پھر بجلی کا ایک اور جھٹکا اور اسلام پکار اٹھتا ہے کافر کافر سارے کافر۔ پھر اسے اذیت دینے والوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے اور ہم سب صفیں باندھ کر سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی سسکیاں قلعے میں گونجتی رہتی ہیں۔ میں نے چونکہ بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ کوئی خطاب مطالبات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو میرا ملک کے مستقبل کے بڑے فنکاروں سے یعنی آپ سے مطالبہ ہے کہ اسلام کو اس قلعے سے آزاد کیا جائے اور اسے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا موقع دیا جائے۔ اور آپ کے لیے یہ دعا کہ آپ کا دل قلعہ نہ بنے جو ہر آنے جانے والے سے ڈرتا ہو، جہاں کوئی اجنبی نہ آ سکتا ہو۔ آپ کا دل ایک کھلا آنگن رہے جہاں سانس لینے میں آسانی ہو۔